Bismillahirrahmanirrahim. Ji, Assalamu alaikum. Once again, I'm with first year and I welcome you all in my YouTube channel, Exploring the Concepts. So, we were at immunity in the last lesson and we have completed with the first line of defense, not completed by the way. We have just completed with the skin, first part of the first line of defense. And we have discussed that skin is the largest part of the body and it is a best barrier, by the way. If it doesn't have any cuts or wounds, this would be helpful to you. And no microorganisms are trying to get entered. And although it is provided with the dead skin, keratinocytes are there in the cell. Keratin is present in our cells. The outermost layer might possible there are microorganisms that are clinging to our outermost skin, but thank God it sheds off. तो जो गिर जाएगी वो स्किन तो हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा और हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचने के लिए अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त किस्म का बैरियर प्रोवाइड किया एंड दैट व्हाट इज कॉल्ड एज द स्किन सो नाउ आवर मेन फोकस ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन्स राइट सो म्यूकस प्रोड्यूस आपने देखा नोज में आपने नोटिस किया ना कोई लिक्विड सा प्रोड्यूस होता था थिक लिक्विड राइट दैट व्हाट इज कॉल्ड एज द म्यूकस राइट एंड द होल डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. Look at these two words. These are very, very important. One of them is the digestive system. You know, the whole inner membrane. Now we are basically getting into our body and the whole of the inside of the body, like endothelium, right? So endothelium of the digestive system, endothelium of the respiratory system, they are all covered with mucous membrane. ठीक है, याद रखना ये बात. अब mucus का फायदा है ना, एयर में जो भी एयर अंदर जा रही है, डस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और कोई पार्टिकल्स हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स हैं, कुछ भी जा सकता है हमारे अंदर. हवा में तो कुछ भी सस्पेंडेड है, तो वो कोई मल्टीपल जो पार्टिकल्स हैं देखे दे कैन गेट एंटर्ड इन आवर बॉडी. और म्यूकस आर हेल्पफुल in trapping all of them and then sweeping it out, maybe into the digestive system or out of the body. So these surfaces are external and internal barriers for against microbial invasions. ठीक हो गया ना, यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई है. करने क्या वाले हैं, यहाँ तक हमें भी ये दिखा है. So let's discuss briefly what first line of defense is, right? So now we are discussing, by the way, body secretions. तो वो कौन कौन सी secretions हैं जो आपको first line of defense का part है वो first of all, and they are very, very helpful in protecting us from the invading microorganisms. So mucus I already have discussed with you. Oils, कुछ लोग कहते हैं मेरी skin बहुत oily है, but that oily skin is very helpful as it traps the microorganism and doesn't allow them to grow any further, right? So ऑल्दो एक्सेसिव ऑयल होता है तो धाई बात डिस्टर्बेंस तो होती है, तो उसके लिए आप कुछ ना कोई ट्रीटमेंट लें, लेकिन सारी ट्रीटमेंट्स आपकी नेचुरल होनी चाहिए. डोंट गो फॉर द क्रीम्स एंड ऑल दैट, बिकॉज वो आपका स्किन का पीएच बैलेंस डिस्टर्ब करती हैं, वो आपकी स्किन का सब कुछ मैनेज जो टेक्सचर है वो डिस्टर्ब करती हैं. जिस तरह आप ये मना आपके पेरेंट्स मना करते होंगे ना, यार ये केएनएन्स ना खाओ, ये मैकडोनल्ड्स ना खाओ, ये प्रोसेस्ड फूड होती है, ये अच्छा नहीं होता, ये वो. इसी तरह ये क्रीम्स भी सारी प्रोसेस्ड होती हैं. इन्हें भी आप समझो प्रोसेस. आपने बहुत से बहुत क्लीनिंग करनी है, आप दही से क्लीनिंग करो, आप मिल्क से क्लीनिंग करो अपनी स्किन की. दीज थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स, और इनका अगर आपको बेनिफिट ना हुआ ना तो कम से कम नुकसान नहीं होगा. आगे चलते हैं. स्वेट का भी तो टेस्ट कर ही लिया होगा ना, मुंह में चला ही गया होगा, नमकीन होता है. So that is what it doesn't allow any of the microorganisms to that helps in killing the microorganisms. So sweat is very important. Tears too, आपने नोटिस किया, वो भी थोड़े से नमकीन, थोड़े से नहीं, मतलब काफ़ी नमकीन होते हैं, तेज़ नमक होता है इनमें. टीयर्स में, स्वेट में, इनकी क्या मीनिंग है, इनका क्या पर्पज़ है कि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आँखें हमारी एक्सपोज्ड हैं टू द एनवायरनमेंट, और जिसमें टीयर्स हैं आपकी एक ब्लिंक पे एक ईयर ड्रॉप चेंज हो जाता है. तो वो टीयर ड्रॉप जो है वो क्या करता है, वो वहाँ मौजूद जो भी जर्म्स आए हैं उनको ग्रो करने आइज में नहीं देता. फिर वो जैसे इमोशनल स्ट्रेस पड़ता है तो हम रोने लगते हैं, तो हमारे बहुत से आंसू निकलने लगते हैं. हाँ, तो वो जो एक तो वो इमोशनल स्ट्रेस है ना, तो आपने रोना शुरू कर दिया. अगर आप रोते हो तो आपके उसके दो फायदे हैं. एक तो आपके दिल पे से बोझ उतर जाता है, आप लाइटर फील करते हो. इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह. एवरीथिंग इज गिफ्ट यार. अल्लाह ने हर चीज़ हमें सोच समझ के बनाई हुई है. सो एवरीथिंग इज द गिफ्ट. सो
सो जो टीयर्स है उसका एक फ़ायदा मैंने बताया, को दिल हल्का हो जाता है, इसीलिए हार्ट अटैक्स की रेशो कम होती है फीमेल्स के अंदर। और जो दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारी आंखें क्लीन हो जाती हैं, ये इधर उधर कोने कोने में छुपे हुए जर्म्स होते हैं वो सब निकल के बाहर आ जाते हैं और वो उतने हाई सॉल्ट में ग्रो नहीं कर पाते। एंड saliva above all obviously it contains enzymes, so it will help us in digesting most of the enzymes and provide protection from pathogens. One thing I wanted to discuss with my viewers, please give some feedback to me so as I can improve my video channel, so I can improve my videos. Maybe you got any difficulty in identifying in anyways जो भी problems हैं, आप मुझे ज़रूर ज़रूर अपना feedback दो ताकि मैं अपने channel को improve कर सकूँ. Thank you so much. So let's discuss the tears and saliva contains lysozyme. इनमें lysozymes, हाँ जो आपका है इसमें lysozyme भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए. Kill bacteria, immune working with respiratory and digestive system. ये इन्होंने आपको म्यूकस दिखाने की कोशिश की है और ये माउथ आपको दिखाने की कोशिश की है. ओके, देन briefly, saliva, they contain enzymes, tears contains enzymes, and salty skin prevents entry, mucus traps the dirt and microbes, and above all stomach acid. हम इस पे भी बात करेंगे. Stomach acid, अब वो acid है, सोचो पूरी बॉडी हमारी इतनी soft, and that stomach contains acidic environment, and the acidic environment that would basically 2 pH. The pH is 2, which is very, very strong acid, right? That shows a very strong acid, concentrated acid you can say. अब उसकी मौजूदगी हमारे मासूम से जिस्म के अंदर, सो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है अल्लाह का. आप बाहर से लेके कुछ खाते हो, आपने घर में ये अपने प्रॉपरली क्लीनिंग का ख्याल नहीं किया हुआ और आपने खा पी लिया, तो अल्लाह को पता था कि ये तो बंदा ऐसा करेगा, ये बहुत से जर्म्स खा लेगा. जर्म्स तो हमें नज़र नहीं आते, थैंक गॉड. नज़र आते तो हम फिर कुछ भी नहीं खा पाते ना. तो एनीवेज, तो फिर वो हम खा लेते हैं उनको अपने खाने के साथ. लेकिन स्टमक में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि मैक्सिमम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर अनएबल टू सर्वाइव दैट एंड दे गेट डाइड, और उनकी डेथ हो जाती है. और good bacteria, and also we have good bacteria in our throat, in our stomach, sorry not stomach, in our intestine, in our other openings. उसमें वहाँ पे लाजमी गुड बैक्टीरिया, जिसको माइक्रोफ्लोरा भी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देते हैं कि जब कोई बाहर से इन्वेडर हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये उसको सरवाइव करने नहीं देते, उसको स्टेब्लिश होने नहीं देते. हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो यही गुड बैक्टीरिया आपके लिए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कॉज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं. एनीवेज, लेट्स फर्दर. Let's move a little further. So this is epithelium of digestive tract. Now this is our stomach. आपने अक्सर वॉमिट किया है, कभी किया ही होगा सबने, तो नोटिस किया होगा येलो येलो से मटेरियल निकलता है. हाँ, that also depends on whatever you have, the food you have taken, but most of the time it is yellow colored. That is basically the gastric juice. ठीक है. So colorless watery acidic digestive fluid produced in the stomach. Pale yellow in color और pH इसकी 1 से 3 होती है, और एक दिन में ये 2 से 3 लीटर तक निकलता है. ये इन्फॉर्मेशन किताब पे नोट कर लेना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन. तो मैं कहीं ना कहीं कभी फ्यूचर में कहीं कोई टेस्ट एग्जाम वगैरह में हेल्प करेगा. इसका कलर, इसकी पीएच, इसकी अमाउंट, ठीक है. नहीं, काफ़ी ज़्यादा निकलता है सारा दिन में, एक डे में. And it's a very complex, digestive fluid, and why it is called as complex, because it's a combination of so many things, right? And what is the composition of gastric juice? It contains, first of all, HCl, then electrolytes, means some salts, mucus, obviously, water, intrinsic factors, some of the vitamins as well are the part of the digestive juice, जो आपने शायद 11th चैप्टर में पढ़ा भी होगा. एंड बाइकार्बोनेट्स, ऑल्दो इनकी अमाउंट बहुत कम होती है क्योंकि ये तो न्यूट्रलाइज करने के लिए होते हैं ना, ये बाद में ऐसे फूड को न्यूट्रलाइज करने में थोड़ा बहुत हेल्प करनी है ना, कि मेम्ब्रेन को ही ना डाइजेस्ट कर दें, आपकी अपनी स्टमक मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट ना करें. तो हमें गैस्ट्रिक जूस का थोड़ा सा आइडिया हो गया. अब हम जाते हैं ज़रा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की तरफ. ये जो सारा ट्रैक्ट है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये इनर लाइनिंग है. इससे पहले एसोफेगस की लाइनिंग होगी, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग होगी. तो द होल लाइनिंग इज लाइंड बाय म्यूकस में सेल्स. वो सेल्स, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, वो सेल्स जो म्यूकस बनाते हैं उन्हें गॉबलेट सेल्स कहा जाता है, क्योंकि उनकी शेप गॉबलेट की तरह. गॉबलेट वाला वो गिलास देखा है ना, जो अक्सर इंग्लिश मूवीज में हम वो गिलास देखते हैं, नीचे से लंबी डंडी होती है पतली सी और ऊपर से वो
कप से निकला हुआ होता है, कप सा बना हुआ होता है, गॉबलेट कहते हैं हम ऐसे कप को। सो वो गॉबलेट शेप्ड हैं ये भी, चूंकि पीछे से पतले होते हैं और आगे से ज़रा ब्रॉड होते हैं। सो गॉबलेट इनको हम कहा जाता है, और विच प्रोटेक्ट इट गेस्ट अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। इसका कोई हाथ नहीं, ये उन्हें नहीं मार सकता, ठीक है ना, लेकिन ये उन्हें मूव करने में डिफिकल्टी कर देता है, वो मूव नहीं कर पाते, तो वो इसकी वजह से फिर वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। फिर इसके अलावा HCl आ गया। HCl सिक्रीट कहाँ से होता है, आप लोगों को याद ही होना चाहिए, पेराइटल सेल से, ठीक है ना। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है दैट इट किल्स मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैं ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ वेरी 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 थिक कैप्सूल, तो वो जितनी देर में स्टमक से क्रॉस करते हैं तो उनका कैप्सूल छोटा हो जाता है, पर अक्सर ऐसे होते हैं कि उनका वो बच जाते हैं ना, तो इस वजह से वो हमें बीमार कर पाते हैं। देखो हम बीमार भी तो हो ही जाते हैं ना, इवन वी हैव सो मच यू नो वी आर इक्विप्ड विद ऑल दीज बैरियर्स, स्टिल वी गेट सम इन्फेक्शंस एज वेल। सो रीजन बिहाइंड दैट कि उन्हें भी चांस मिल ही जाता है, उनकी भी तो लाइफ चलानी है ना अल्लाह ने। So this is how the stomach wall looks like. आपने देखी हुई भी है फिर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में। These are the pits, या को जो ऊपर से होल्स नजर आ रहे हैं वॉल की शक्ल में, देखो तो ये इस तरह से वॉल है, यहाँ से ये सारे सेल सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, इसमें डालते हैं और फिर यहाँ से बाहर निकल आती है। तो ये हैं जी पेराइटल सेल, दे आर HCl secreting cells. Then the chief cells, they are zymogen secreting cells, means they are pepsin secreting cells. And then endocrine cells, ये कुछ हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स हैं, और ये बीच में कुछ म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स भी हैं इसके अंदर। So this is the whole arrangement of the muscular of the small digestive tract. So then let's discuss how it works. Although it's an impenetrable barrier, कोई नहीं क्रॉस कर सकता इसको, ठीक है ना, क्रॉस ही नहीं कोई कर सकता। सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स में कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये देखो, ये नॉर्मल माइक्रोबाइट आपके अंदर प्रेजेंट है जो आपको हेल्प कर रहा है, और इनको स्टैब्लिश होने नहीं दे रहा। ये क्लॉस्ट्रीडियम है, इसको स्टैब्लिश होने नहीं दिया जा रहा। जैसे ही ये इन सेल्स के करीब पहुंचा है तो ये सारे केमिकल्स सिक्रीट होना शुरू हो गए हैं, इसको किल करने का मैसेज दे रहे हैं बाकी सेल्स को कि इनको यहाँ से गायब करो। यहाँ पर आओ, देखो केमिकल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स आ गए हैं, वाइट ब्लड सेल्स क्या कर रहे हैं, इनको अब किल करेंगे, ठीक है। ये ब्लड सिस्टम से वाइट ब्लड सेल्स पहले यहाँ थे, देखो यहाँ से बाहर स्क्वीज करके बाहर आ गए हैं, और ये यहाँ जा रहे हैं ताकि इनको मारा जा सके। सो वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर वेरी हेल्पफुल। एंजाइम्स कहाँ कहाँ से आते हैं, गैस्ट्रिक जूस से, इंटेस्टाइनल जूस से, और पेनक्रियाटिक जूस से, टू किल ऑल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अबव ऑल वी हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम। वाइट ब्लड सेल्स का पर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वो अलग मामला है, अभी हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। देन इज द एपिथेलियम ऑफ द रेस्पिरेटरी, दीज आर द गॉबलेट सेल्स, राइट, वो जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, ये आप देख रहे हो, ये एपिथेलियम है, सीलिएटेड एपिथेलियम, याद आ रही है आपको। और सेल्स कैसे हैं, लंबे लंबे कॉलमनर, ठीक है ना। तो ये कौन सी है, ट्रेकिया की वॉल है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स आर देयर, और ये सीलिया ऊपर लगे हुए, और ये इसके आगे देखो म्यूकस है, और ये सारा सामान जब ये देखो, ये मेम्ब्रेन यहाँ से लिया है। और आपने नोटिस किया ना, आपको खांसी आती तो कफ के साथ आपका स्प्यूटम भी आ जाता है, रेशा जिसको आप कहते हो, तो वो भी प्रोड्यूस होता है, फ्लेम भी जिसको हम कहते हैं, वो खांसते हैं तो हमारे हलक में आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर उसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू अंदर कर देते हैं ना, अंदर कर लेते हैं। तो अंदर कर लेना आपके लिए बहुत नुकसानदेह नहीं हो सकता हो, मगर कभी हो भी सकता है कि वो आपको जाके अंदर जाके पेट में कोई मसला शुरू कर दें, लेकिन हो सकता है कि ऐसा वो ना भी करें। बट ये है कि उसको एहतियात करना ज़रूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि या आप उसको स्पिट आउट कर दो, अगर आप उसको स्पिट करते हो या अपनी नोज़ को ब्लो करते हो, यानी कि अगर आपने सारा रेशा, आप कहते हैं ना कि ऊपर ना चढ़ाओ जी, नोज़ में बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा है तो ऊपर उसको ना लेके जाओ, उसको ब्लो ऑफ कर दो, राइट। इफ़ यू आर गोइंग टू ब्लो इट ऑफ देन यू नीड टू डिस्पोज ऑफ इट प्रॉपरली। आपने उसको वॉशरूम में जाके शैंक में प्रॉपरली वॉश करके उसको ज़ाया करना है, इधर उधर स्पिट नहीं कर देना, इधर उधर उसको ब्लो नहीं कर देना, जिस तरह का हमने अक्सर ये रूटीन देखी भी है। यूं क्या होता है कि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने एंडोस्पोर्स बना लेते हैं और वो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और ज़्यादा उनकी परवरिश भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो बेहतर यही है, अगर आपको सिचुएशन नहीं मिल रही तो आप अंदर ही कर लें, अपने स्टमक में ले जाएं, स्टमक में तो एसिड्स है ना, वो उसको
ठिकाने लगा ही देंगे. So the anterior part of the nasal cavities that contains hairs is called vestibule. आपको vestibule का पता है, ये जो हमारे फेस पे एक चीज बाहर को उभरी हुई है ना, जिसको आप नाक कहते हैं, ये वेस्ट, इसके internal lining side is called as vestibule, right? The whole of the internal region is called as vestibule. This is not called as, by the way, nasal cavity. Nasal cavity is right back after that vestibule. Okay, so vestibule आ गई. फिर these vestibular hairs filter the large dust particles of the inhaled air. अब इसमें आपने देखा नोज में हमारे हेयर्स भी हैं, और हम जब वजू करते तो कुछ ब्लैक ब्लैक निकलता है. ये जो हमारे नाक में सांस हम उसी एयर में ले रहे हैं ना, तो वो धुआं निकलता है गाड़ियों का, वो हमारी नाक से हमारे अंदर जाता है. तो वो मगर ये हमारा म्यूकस और हेयर्स इन सब चीज़ों को ट्रैप करने की कोशिश करता रहता है. ठीक है. फिर द इनर सर्फेस ऑफ नेजल कैविटी इज ऑल्सो लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम. ये मैं बता चुकी हूँ आपको. तो इसलिए हमें अल्लाह ताला ने कहा कि दिन में 5 बार वुज़ू करो. आप 5 बार वुज़ू करोगे, आप नाक को 5 बार क्लीन करोगे, और यूँ आपकी सेहत अच्छी रहेगी. सो इसके बाद एक और फिगर है, मुझे बहुत पसंद थी ये. दिस आई वांटेड टू शो यू बाय द वे, द म्यूकस, राइट. दिस इज द म्यूकस, दीज आर द सीलिया. ठीक है. और ये किस तरह देखो, आके डस्ट पार्टिकल्स के साथ चिपक गए हैं, और ये इसको आहिस्ता आहिस्ता वहाँ मूव करा रहे हैं. ये यहाँ से वहाँ गया होगा. पहले देखो ये बिल्कुल ही मुड़े हुए हैं, अब ये भी बिल्कुल ही मुड़ने वाले हैं. ये हालांकि इस तरह इस पोजीशन पे हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये इस तरह चले जाएंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता इसको बाहर पहुँचा देंगे. आपके लंग ट्रेकिया में थोड़ी बहुत इरिटेशन रहेगी, आप खुद ही कफ करोगे. कफ करने में इसकी मूवमेंट फर्दर इम्प्रूव होगी, और ये सारे सामान को उठा के बाहर फेंक देगा. और ये जगह कौन सी है, ये जगह है, ये बॉक्स जो बना हुआ है. ओके. सो देन म्यूकस सिक्रेटेड बाय एपिथेलियम, आपने देख लिया कैसे करता है. ट्रैप करता है फाइन पार्टिकल्स को, और जनाब स्वीप करेगा. और मैंने को बता दिया, या swallow किया जाएगा, या उसको आप स्पिट ऑफ कर दें, ब्लो कर दें, कुछ भी कर दें, अपनी बॉडी से बाहर निकालना है आपने, या आप उसको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले कर दें. सो ट्रेकिया में जब आएगी चीज़ें, तो वो मैंने बता दी कि किसका बना हुआ है. ठीक है ना. फाइन पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, एंड swallowed like you know. Okay, now this is basically, मैंने तो इसको recap में डाला है, but this is very very important to differentiate all of the types of the first line of defense. ठीक है ना. अब स्किन है, स्किन का क्या काम है, गैस्ट्रोएंटेराइनल मैकेनिकल क्या ड्यूटी है, केमिकली इसकी क्या ड्यूटी है, माइक्रोबायोलॉजिकली इसकी क्या ड्यूटी है. बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी स्किन पे चिपके हुए हैं जो स्किन पे इसको ग्रो करने नहीं देते. फिर सीबम है, फैटी एसिड्स आपकी स्किन में रिलीज होते रहते हैं, जिसको इस तरह का ड्राई बनाते हैं कि कोई और आके चिपके नहीं. फिर अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो म्यूकस है, सलाइवा है, और इसके अंदर क्या होते हैं, एसिडिटी होती है, एंजाइम्स हैं केमिकली, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं. सेम इज द केस विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम. यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, आपका यूरिन जो होता है ना, जो अभी तक जब तक आपकी बॉडी में होता है, 100% प्योर होता है. ठीक है. ज़बरदस्त होता है, स्टेरिलाइज्ड होता है. लेकिन जैसे वो पास करता है, तो वो बहुत से जर्म्स को लेके बाहर आ जाता है. और फ्लो ऑफ यूरिन, फ्लूइड यूरिन, म्यूकस, स्पर्म, एसिडिटी, वेजाइनल सिक्रीशंस, ये सारे भी इसके केमिकल्स हैं जो उसके सिक्रेट होते हैं. और नॉर्मल फ्लोराइज देयर ऑब्वियसली. आइज हैं, टीयर्स हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड है इसके अंदर भी, लाइथोजाइम्स हैं टीयर्स में, एंड हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एज वेल. नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द आइज आर देयर टू प्रोटेक्ट अस. सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. आई एम होपिंग कि आपको ये वाला पोर्शन थोड़ा समझ आ गया होगा. टॉपिक्स को खुद को समझा सुनाया करोगे, क्या मुझे समझ आ गई है ये बात, क्या मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ. अंग्रेजी बनाओगे बाद की बात है. ठीक है. पहले टॉपिक एब्जॉर्ब कर लो. जब टॉपिक को एब्जॉर्ब कर लोगे, तो अंग्रेजी याद करना भी आसान हो जाएगा. अंग्रेजी याद क्यों करनी है, ताकि अच्छी तरह से पेपर में लिख सको, वहाँ बैठ के अंग्रेजियाँ ना बनाओ. ठीक है ना. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इट बाय हार्ट. बचपन से सिखा रहे हैं हम आपको, लर्न बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट, है ना. सो यू हैव टू लर्न एवरी टॉपिक बाय हार्ट. पक्का रट्टा लगा लो मेरी तरफ से, मेरा नाम लगा के कह दो. तुम्हें फेडरल बोर्ड के एग्जाम में अच्छे परफॉर्म करना है, तो यू नीड टू नो एवरीथिंग, एवरी लाइन, राइट. सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. अप टिल देन, अल्लाह हाफिज.